मेरे प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार, जय हिंद। आप सब लोगों का स्वागत है अपने टॉपर्स फॉर्म परिवार में। मैं उमाशंकर आपके लिए लेके आया हूं सवाल। यार मैथ के बेहतरीन सवाल आपके लिए मिलते हैं डेली आपको 7 बजे। ये भाई आपके लिए नाम ही जैसे सीरीज का नाम मैंने सिलेक्शन वाले सवाल रखा है, तो आपको लेवल मिलता होगा, आपको मजा भी आता होगा। जो बच्चा बाद में क्लास करता भी होगा या लाइव करता है तो उसे भी पता है कि क्वेश्चनों का आंसर कैसे दिया जाए। सबसे इंफॉर्मेशन वीडियो तो आपको ये बता देता हूँ, जो बच्चों का टारगेट इस समय यूपीएसआई पड़ा हुआ है, तो भाई हमारी बेहतरीन टेस्ट सीरीज पे चलती है आपके लिए। आपको कुछ नहीं करना है, ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, उसी में आपको इसी में जाएंगे तो आपको फ्री कोर्स में जाना है। फ्री कोर्स में जाओगे तो वहां पर आपको एक टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, और भाई बेहतरीन टेस्ट सीरीज आपको फ्री में मिलेगी। आप उसके वीडियो सॉल्यूशन आंसर की के साथ देख पाएंगे, आप लगा पाएंगे, आपका स्कोर चेक कर पाएंगे, टेस्ट का मजा ले पाएंगे, किस तरह का टेस्ट आपका होता है। इसके अलावा यूपीएसआई में लेकर के सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो बच्चों के सामने आती है वो आती है पॉलिटी को लेकर के, क्योंकि 20 से 25 सवाल आपको पॉलिटी को देखने को मिलते हैं। इसके लिए हमारे विनय त्रिपाठी सर ने एक बेहतरीन फैकल्टी बैच आपके लिए लेके आए, प्रखर बैच। आप इसे अटेंड कर सकते हैं, है ना। इसके अलावा कंप्लीट मैथ स्पेशल, यार आप जहां भी पढ़ रहे हो बेस्ट है, नो डाउट। आप एक बार ये बैच की क्लासें करना। मैथ मेटा बैच है मेरा यार, 499 रुपीज का कंप्लीट पूरा मैथ स्पेशल बैच है। आपको मजा आएगा कि मैथ होता क्या है, मैथ को बेसिक से जानना और एडवांस लेवल तक जाना, है ना। तो बहुत अच्छी क्लास है। यहाँ तो मैं प्रैक्टिस क्लास कराता हूँ, टॉपिक को कैसे पढ़ना वो वहां पर मैंने पढ़ा रखा है। सवाल भाई आपके सामने है। पहला सवाल आप पढ़ लीजिए, पहले तो आंसर आप दीजिए, फिर हम बात करेंगे आप लोगों से। सवाल क्या कह रहा है भैया, ये कह देखिए आप लोग। सवाल कह रहा है भाई, क्या कहा है उसने सवाल में, देखना। सवाल में कह रहा है भाई, सुनिए। एक दुकानदार 60 पेंसिल 5 रुपए में 4 की दर से, अन्य 60 पेंसिल 3 रुपए में 2 की दर से खरीदी। उसने सभी पेंसिलों को 4 रुपए में 3 की दर से बेच दिया, तो उसका लाभ या हानि क्या हुआ। अच्छा भाई, ये आर्टिकल बेस्ड सवाल है, बहुत अच्छी आर्टिकल बेस्ड सवाल है। देखो 5 रुपए में कितने पेन लेके आया था, 4 पेन। और 3 रुपए में कितने पेन लेके आया था भाई, आपके 2 पेन। और उसने खुद ने कहा है पहले नंबर तो बराबर पेन लेके आया था। कितने पेन थे बराबर, 60। 60 बनाने के लिए यहाँ कितने का गुणा करना पड़ेगा, 15 का। यहाँ 60 बनाने के लिए 30 का गुणा। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि 15 गुणा करेंगे तो 75 रुपए में कितने पेन आए थे, 60 पेन। तो 90 रुपए में कितने पेन आए थे बेटा, 60 पेन। हम ये कह देंगे ये 2 तरह के पेन लेके आए, हम टोटल कह देंगे इस बंदे ने 165 रुपए का खर्च किया, और इस बंदे को कितने पेन मिल चुके हैं, 160 रुपए में 120 पेन मिल चुके। अब क्या किया बेटा, 165 रुपए में उस बंदे को कितने पेन मिले, 120 पेन मिले। और भैया उसने क्या किया ये भी देख ले, उसने एक लाइन कही है बेटा, लास्ट की लाइन देख ले, 4 रुपए में उसने 3 पेन बेचे हैं। तो भाई क्या जानना चाह रहा, क्या प्रॉफिट लॉस हुआ। तो पेन तो बराबर बेचेगा ना, ये लाया था 3 बेचेगा। पेन बराबर करने के लिए 120 पेन कर लो ना, 40 का गुणा कर लो, 120 पेन कितने के बेचेगा, 160 में। ये बेचा है तो सेलिंग प्राइस है, ये खरीदे थे तो सीपी है। अब मुझे बताओ इस सवाल के बारे में, बताओ 165 पेन, 165 रुपए की चीज कितनी बिकी, 160 में। कितने का लॉस हो गया, 5 का। कितने पे लॉस हुआ, 165 पे इंटू 100। 5 से कितनी बार गया, 33। 100 का भाग 33 में देंगे, 33 का भाग देंगे 3 से 1/3% का, इस बंदे को क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, लॉस होगा। 3 से 1/3 आंसर आना चाहिए ना भाई, आंसर यही आना चाहिए ना। चेक करते हैं कहीं पर गलती तो नहीं है। 5 रुपए में 4 की दर से, 3 रुपए में 2 की दर से 60 पेन है, ठीक है। 60 का 15 का गुणा, 30 का गुणा, 15 गुणा करेंगे 75 आएगा, 60 पेन। 30 का गुणा करेंगे 60, 90। टोटल हम कह देंगे 165 रुपए खर्च किए 120 पेन में, और उसने क्या कर दिया, 4 रुपए में 3 पेन बेचे। तो भैया 4 रुपए में 3 पेन, तो 120 पेन, इसको भी 40 का गुणा करेंगे तो हम कह देंगे 120 60। हम कह देंगे 165 की चीज कितनी बिकी है, 160 में बिकी है। कितने का लॉस हो गया भैया, 5 का। कितने पे हुआ, 165 पे हुआ है। तो 100/33, 3 से 1/3% आंसर आना चाहिए भाई। आंसर तो इसका यही आना चाहिए। 33, अच्छा, 3 से 1/33 आएगा। तो 3 से 1/33 का मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा। आंसर क्या आएगा, बी ऑप्शन आएगा, 3 से 1/33%। आर्टिकल बेस वाला सवाल था, बहुत अच्छा सवाल था। दो पहले आप यहाँ पे इक्वल करेंगे, उसके बाद क्या किया आपने यहाँ इक्वल किया, जब जाके आपका आंसर आएगा। ठीक बेटा,
ऐसा ही एक और सवाल है भाई, इसे देखिए आप पहले तो। एक दुकानदार ने एक वस्तु को अंकित मूल्य के 4/5 पे बेचा, 3 की हानि हुई। यदि इसने वस्तु को एमआरपी में बेचा होता तो लाभ परसेंटेज ज्ञात करो। आपको एक लाइन याद होनी चाहिए, क्या एक लाइन याद होनी चाहिए, 100 माइनस डिस्काउंट सीपी होता है और 100 प्लस प्रॉफिट आपका प्रॉफिट हो तो 100 माइनस डिस्काउंट क्या होता है, सीपी होता है। 100 प्लस प्रॉफिट आपका क्या प्रॉफिट है तो जोड़ दिया करो, और प्रॉफिट नहीं है तो ये क्या कर देंगे भैया, प्रॉफिट नहीं है तो क्या करेंगे, प्रॉफिट है तो जोड़ेंगे, लॉस है तो घटा देंगे। एक तरीका और भी है, जैसे मैं आपसे कहूं, वो कह रहा है 100 की वैल्यू फ्रैक्शन में क्या कह देंगे 1। जैसे उसने डिस्काउंट कितना दिया, अब मुझे बताइए 4/5 हिस्से पे बेचा, 4/5 का मतलब है 5 की चीज है, एमआरपी कितना था 5, और कितने में बेच दिया बेटा उसने 4 में, तो हम कह देंगे उसने डिस्काउंट कितना दिया 1 का। डिस्काउंट हमेशा एमआरपी में दिया जाता है, हम कह देंगे डिस्काउंट कितना दिया 20% का। तो हम ये कह देंगे 100% की वैल्यू 1 हो गई, तो 20% डिस्काउंट है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1/5। 100 की वैल्यू 1 है, 3 सही 1/3%, 3 सही 1/3% की हानि हुई, और 3 सही 1/3 की वैल्यू जानते क्या होती है, हम कहेंगे भैया इसकी वैल्यू होती है, आपको पता होना चाहिए क्या होती है भैया, हम कह देंगे 1/30। क्या होती है बेटा 1/30, तो मैं कह दूंगा 1/30 हानि हुई। आप सॉल्व कर सकते हैं इस सवाल को, कैसे करेंगे भाई, आपका इसे सॉल्व करने बैठे तो ये आएगा 4/5 आएगा, ये आएगा 29/30 आएगा, क्रॉस मल्ट 5 से कितनी बार 6 बार, 24 की चीज कितनी हो गई 29 में हो गई। अब मुझे जानना चाह रहा है, क्या जानना चाह रहा है ये भी देख ले, वो जानना चाह रहा है अगर इसे एमआरपी पे बेचते, इधर वाला तो सीपी था, इधर वाला क्या बेटा एमआरपी, तो मुझे बताओ 24 की चीज 29 में बेचते तो कितना कमा लेते, 5 रुपए का प्रॉफिट, कितने पे बेटा 24 पे इंटू 100। सॉल्व करने बैठेंगे तो 4 से कितनी बार गया 25 बार, 4 से कितनी बार 6 बार, 125 अपॉन में 6, तो आपका आंसर आएगा 20-21 ऑप्शन होगा, 20 हो या 21 हो, ऑप्शन कौन सा है, दोनों है, लेकिन 21 के नजदीक ज्यादा है तो आंसर क्या लगाएंगे 21 लगाएंगे, क्योंकि 20 को 120 और 5 ज्यादा है तो कितना लगाएंगे 21% इसका आंसर आपको लगाएंगे। समझ पाएंगे कैसे, दोबारा सुन लीजिए भाई, ये बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, पहले तो ये पता होना है। 100 माइनस डिस्काउंट सीपी होता है, 100 प्लस प्रॉफिट होता है जोड़ देते, लॉस होता है माइनस कर देते। मुझे बताओ 100 की वैल्यू 1 होती है, कितना डिस्काउंट दिया उसने ये बताओ, 4/5 पे बेचने का मतलब 5 की चीज 4 में बेचना, 1 का डिस्काउंट 5 पे तो 20% डिस्काउंट, और 20% की वैल्यू जानते क्या होता है 1/5, तो इसे कितने में बेचा होगा 4/5 में बेचा होगा। 100 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, कितने का लॉस हुआ 3 से 1/3 की वैल्यू 1/30 का लॉस हुआ, 29/30 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो या 5 से 6 कट कर लो, 24 की चीज 29 में, 24 की चीज 29 का मतलब कितने का लाभ कमाया 5 का, कितने पे कमाया 24 पे, इंटू क्या आएगा 100, तो आंसर आएगा लगभग 21% इसका आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। अगला सवाल, सवाल मैंने पहले ही कह दिए थे, सवाल का लेवल ठीक ठाक मिलेगा और ठीक ठाक समझने का भी लेवल होना चाहिए, जब आप इन सवालों को क्लियर कर पाएंगे। आप सवाल ने थोड़ा इंग्लिश में पढ़ोगे ज्यादा क्लियर आएगा। एक अनुबंध 75 दिनों में पूरा किया जाता है, एक कॉन्ट्रैक्ट इज टू बी कंप्लीटेड इन 75 डेज और 187 मैन आर टू वर्क इन 15 आवर। 187 आदमी 15 दिन काम करते हैं। आफ्टर 45 दिनों के बाद, जो ये लाइन मिसिंग है यहाँ पर, 45 दिनों के बाद 3/5 काम पूरा हो गया। कितने एक्स्ट्रा आदमियों को नियुक्त करना चाहिए जाके काम समय पर पूरा हो सके, जबकि प्रत्येक आदमी अब प्रतिदिन 17 घंटे काम करते हैं, तो ये जानना चाह रहा है। ठीक है, मुझे एक बात बताइए, खाली ये बताओ M1 D1 H1 होता है ना, एक रेल्ट पढ़ा होगा आपने, M1 D1 H1 अपॉन W1, MDH बोलते हैं ना, MD D2 HT अपॉन में WT। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, स्टार्टिंग में 75 दिनों में काम को करना था, स्टार्टिंग कितने आदमी लगाए थे अपने 187 आदमी लगाए थे, 187 आदमी काम कर रहे थे। कितने दिन काम किया 15 घंटे काम करते, कितने दिन काम किया 65 दिन काम किया, कितना काम हो पाया 3/5, मतलब मैं कह सकता हूँ 3 काम हो पाया, टोटल काम 5 होगा तो रिमेनिंग कितना बचा 2 बचा। अब वो कह रहा है कि कुछ एक्स्ट्रा आदमी बुला लिया, हमें नहीं पता है, मैंने कि 187 आदमी तो काम कर ही रहे थे, एक्स और बुला लिए, एक्स प्लस 187 हो गए, एक्स बुला लिए। अब जो काम होने लगा है वो डेली 17 घंटे काम करेंगे। ठीक है भैया,
और वो ये भी कह रहा है टाइम पे कंप्लीट काम चाहिए। टाइम कितना था इनके पास? 75 दिन का। कितने दिन हो चुके थे इन्हें? 75 दिन का काम था, इन्होंने 65 दिन तो ले चुके हैं। कितने दिन बचे हैं अभी इनके पास? 10 दिन बचे हुए। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे आप। इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे कर पाएंगे आप? 17 का टेबल जानते हो, ये कितनी बार गया? 11 बार। 3 का जानते हो? 5 बार है। 2 से कितनी बार? 5 बार। 5 से कितनी बार? 5 बार। अब बताओ 11 गुणा 65, 55, 66, 5, 71, एक्स प्लस 187। 187 इधर माइनस कर ले। एक्स समान चाहिए, एक्स समान चाहिए। 15 में से 7 गए तो 8, 70 में से 18 गए तो 52। तो 528 एक्स्ट्रा आदमी बुलाने पड़ेंगे, जब जाके टाइम पे काम कंप्लीट हो पाएगा। डेली 17 घंटे काम करेंगे। तो ये होता है एमडीएच का रिजल्ट। याद रखना, बहुत जबरदस्त रिजल्ट है, इसे याद रख लोगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। ये रहा, देख ये समझ गए ना। स्टार्टिंग में 187 आदमी काम कर रहे थे, 15 घंटे काम किया, 65 दिन में कितना काम हुआ? 3/5 का मतलब 3 काम हो गया। बचे कितना? 2 काम बचा हुआ। 3/5 का मतलब हो गया टोटल काम अगर 5 होगा, कितना काम कंप्लीट हो चुका है? 3 काम। बचा कितना है? 2 काम। डेली कितने घंटे काम करेंगे? 17। 75 दिन का ठेका था, 65 दिन उधर हो गए तो 10 दिन बचे। 187 तो कर ही रहे थे, एक्स आदमी और आ गए, तो यही तो एक्स समान निकालना था, 528। नेक्स्ट सवाल, एक्स वाई जेड किसी काम को, एक्स एक आदमी है जो 46 दिन में करता है, वाई करता है 92 दिन में, जेड करता है 23 दिन में। टोटल कितना काम होगा? 92 होगा। ये कितने कितने काम करते हैं? इनकी क्षमता आ गई। अब पूछ क्या रहा है भाई, ये बता दो। ये पूछ रहा है एक्स ने काम शुरू किया, लेकिन 7 दिनों के बाद उस वाई उसके साथ जुड़ गया। यदि जेड प्रारंभ से 8 दिनों तक उनके साथ जुड़ा रहा है, वाई ने कितने दिन तक काम किया? इसका मतलब है यहां से काम शुरू हुआ है, एक्स ने स्टार्टिंग काम किया, 7 दिनों के बाद 7 दिन तक तो अकेला काम करता रहा है ये। उसके बाद कौन आ गया इसके साथ काम करने? यहां पर वाई की मुलाकात हुई होगी। और फिर कह रहा है यदि जेड प्रारंभ से 8 दिनों तक उनके साथ जुड़ा रहा, जेड भी अगर देखा जाए यहां से लेकर के यहां तक जुड़ा रहा है। कितने दिन तक? जेड ने 8 दिन तक काम किया। तो मुझे बताइए, एक बात बताइए, क्या इतना तो क्लियर है, प्रारंभ से 8 दिन तक किसने काम किया? जेड ने। प्रारंभ से 8 दिनों तक के इनके साथ जुड़ा रहा है ना। बाई ने कितने दिनों तक काम किया? जेड का काम निकाल दो ना। बाई एक दिन, जेड एक दिन में 4 काम करता है, तो 8 दिन में कितना काम करके चला गया होगा? हम कह देंगे 60 काम करके चला गया। 32 काम कर दिया होगा ना एक दिन में। एक दिन में कितना करता है जेड? 4। 8 दिन में कितना कर लिया जेड ने? जेड ने काम कर लिया होगा 32। अब ये 60 काम उसके ने कहा है, एक्स अकेला आया था, मतलब बाई को नहीं लेके आया। 7 दिन तो अकेले एक्स ने काम किया। एक दिन में 2 काम करता है, तो कितना काम कर दिया? एक्स ने भी कितने दिन काम किया? 7 दिन, तो कितना किया हुआ? 14। ये जो 46 काम बचा हुआ है, ये किसने किया? अरे यार, उसके बाद तो ये आ गया ना। ये फिर दोस्ती हो गई किस किस की? एक्स और वाई की। और एक्स और वाई की दोस्ती हो गई, तो ये दोनों मिलके कितना काम करते हैं? देखना भैया, 2 और 1 3 काम करते हैं। तो 2 और 1 3 काम करते हैं, और 46 को करने के लिए इन दोनों को मिलकर के कितना टाइम लगा था पता है? 15 से 1/3 दिन। तो हमसे यही पूछा था, क्या पूछा है भैया? वाई ने कितने दिनों तक काम किया, ये जानना चाह रहा है। तो आंसर तो 15 से 1/3 आना चाहिए। दोबारा पढ़ते हैं, एक्स वाई जेड कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ 46, 92, 23 डेज रेस्पेक्टिवली। एक्स स्टार्ट वर्क, वाई join him after 7 days, if Z join them after 8 days from the beginning, then अच्छा, if Z join them after 8 days from the beginning, यदि Z प्रारंभ से 8 दिनों के बाद उनके साथ जुड़ा है। अच्छा, 8 दिनों के बाद। रुको, ये गलत पढ़ लिया ना। जेड ने 8 दिन काम नहीं किया, 8 दिन के बाद जुड़ा है। 8 दिन के बाद, 7 दिन के बाद कौन जुड़ा था? एक्स, वाई जुड़ा था। मैं ये कह सकता हूं यहां से काम की शुरुआत हुई होगी। स्टार्टिंग में एक्स ने काम किया, 7 दिन तक तो अकेला करता रहा, फिर उसके साथ दोस्ती हो गई वाई और जेड की, और फिर दोस्ती हो गई एक्स के साथ किसकी? एक्स और वाई की। एक दिन तक इनकी भी दोस्ती चली होगी। उसके बाद कौन आ गया भैया? तीनों दोस्त हो गए। फिर
क्योंकि जेड की भी एंट्री हो गई, क्योंकि जेड के बारे में बोला गया है जेड प्रारंभिक से 8 दिन के बाद आया, 8 दिन के। इससे एक बात पता चलता है 8 दिन तक, 7 दिन तक तो अकेले ने काम किया, 7 दिन तक तो इसने काम किया, किसने, एक्स ने। तो एक्स ने 7 दिन में कितना काम किया होगा, एक्स का 7 दिन का काम कितना हो गया, 14 काम हो गया। एक दिन वाई और एक्स और वाई भी तो आए थे, एक दिन में इन्होंने कितना किया होगा, 3, एक्स और वाई ने भी एक दिन काम किया होगा। अब कितना काम हो गया, 14 3 17 घटा दो, 17 घटा दोगे तो ये आएगा बेटा आपका 75 आएगा। अब तो तीनों दोस्त हो गए, जेड भी आ गया ना, जेड भी आ गया है। तो मुझे बताइए तीनों मिलके कितना काम करते हैं, 7 के हिसाब से 10 सही 5/7 लगते हैं। लेकिन ये किसका पूछा हमसे, जेड का, वाई अगर इसका पूछा होता जेड का तो आंसर ही आता, लेकिन वाई का पूछा है ना। तो वाई ने कितने दिन, वाई ने एक दिन पहले किया था, 10 सही 5/7 बाद में जुड़ा रहा। आंसर आना चाहिए 11 सही 5/7 दिन। आंसर आएगा 11 सही 5/7। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा आपका, बी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा बेटा आपका बी ऑप्शन, इसका आंसर आ जाएगा, याद रखना, ठीक है। आंसर आ जाएगा बेटा बी ऑप्शन इसका आंसर आपका आ जाएगा, याद रखना, ठीक। हाँ, उसने कहा कि बेटा जो आंसर आएगा बेटा वो कितना आएगा, बी ऑप्शन इसका आंसर आपका आ जाएगा, याद रखना, ठीक। समझ गए ना। अकेला एक्स 7 दिन तक चला, एक दिन तक एक्स और वाई चला। अभी टाइम कितना बचा है बेटा, 75 बचा है, जो तीनों ने मिलके किया है। लेकिन हमसे तो बाई के बारे में पूछा है, एक दिन बाई का ये रहा, तीनों में इसमें भी बाई था, तो 11 सही 5/7। नेक्स्ट सवाल, 9 पाइप एक टैंक से जुड़े हुए हैं, जिनमें से कुछ पाइप टैंक को खाली करते हैं, कुछ पाइप टैंक को भर देते हैं। प्रत्येक भरने वाला पाइप खाली टैंक को 24 घंटे में भर सकता है, जबकि प्रत्येक खाली करने वाला पाइप 18 घंटे में खाली कर देता है। तो मुझे खाली इतना बताइए, क्या प्रत्येक भरने वाला पाइप, अगर बेटा प्रत्येक इनलेट पाइप कितने के 24 घंटे में, और प्रत्येक खाली करने वाला आउटलेट कितने में बेटा 18 घंटे में। टंकी अपने मन से मान लो 72, ये कितना भरते होंगे यार, हमें पता है 3 भरते होंगे, ये कितना खाली करते होंगे, 4 खाली करते होंगे। अब देखो एक तरीका तो है मिक्सर एली, टंकी को 9 घंटे में खाली हो जाती है, एक तरीका तो है देखो इनलेट भरने वाला, आउटलेट खाली करने वाला। एक तरीका मिक्सर एलिगेशन लगा लो, एक एक्स वगैरह टाइम एंड वर्क करा लो। मिक्सर एलिगेशन आसान है। मान लो 9 के 9 नल, सॉरी कितने नल है इसके अंदर भाई, 9 पाइप है ना, 9 के 9 नल भरने वाले होते, एक नल कितना पानी भरता है 3, तो 9 कितना भरते ये बता दो, 27 भरते। 9 के 9 नल खाली करते, एक कितना खाली करता है 4, तो 9 नल कितना खाली कर देते ये बताओ, 36 खाली कर देते। अब बताओ, उसने कहा है टैंक 9 घंटे में खाली हो जाएगा, अगर सभी को चालू किया गया तो 9 घंटे में खाली हो जाएगा। इसका मतलब हर घंटे टंकी से पानी कितना बाहर निकल रहा है, 8 खाली निकल रहा है। अब जो बच्चा मिक्सर एलिगेशन जानता है वो उसको समझने में बड़ी आसानी होगी। प्लस में से ये बड़ी संख्याओं से छोटी संख्या घटाएंगे, 27 में से 8 माइनस करेंगे ना, खाली कर रहा है ना माइनस, प्लस माइनस जुड़ जाएगा, तो ये कितना आएगा पता है आपको, 35। और दोनों माइनस माइनस है, तो 8 में से 36 गए तो 28। ये क्या रेशियो आया, ये आएगा 7 से 4 और 7 से 5। इसका मतलब भरने वाले 4 नल है, खाली करने वाले आउटलेट 5 है, 4 और 5 9। सेटिस्फाई कर गए ना, तो सेटिस्फाई कर गए तो सवाल हो गया भैया। हमसे यही पूछा था कि भैया क्या पूछा था उसने, टैंक को खाली करने वाले नल कितने होंगे, आउटलेट बोले तो 5, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। भरने वाले कितने हो जाएंगे 4 नल, खाली करने वाले कितने हो जाएंगे 5 नल। ये मिक्सर एलिगेशन से आप कर पाओगे। मैंने पहले कहा था सवाल का लेवल थोड़ा, जो बच्चा फर्स्ट टाइम पढ़ रहा होगा फ्रेशर उसको ये दिक्कत कर रहा होगा, लेकिन जो पढ़ चुका होगा उसे अच्छा लगेगा। अब जो पढ़ चुका है तो उसे अच्छा लगने का मतलब उसे 2-4 कुछ चीजें सीखने को मिल रही है। अब कोई नया बच्चा होगा तो वो तरीके नहीं समझ पा रहा होगा, उसके लिए तो भाई बेसिक से सीखना होगा, और बेसिक से जब ही सीख पाएंगे। देखो बेसिक से सीधी सी बात है कि आप किसी बैच परचेज कर लोगे तो आपको तरीका समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हम प्रैक्टिस कराते हैं तो बच्चे को समझ पाएंगे, इस लेवल पर पहुंच पाएगा। सवाल पढ़िए, नेक्स्ट सवाल, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट सवाल है, 1 से लेके 200 के बीच ऐसी कितनी संख्या जो 3 से विभाजित है। मुझे बताओ 1 से लेके 200 तक 3 से विभाजित होने वाली संख्या 3 का भाग दे दो,
कितनी बार गया, 66 बार। रिमाइंडर कितना बचता है उससे लेन देन नहीं है। 1 से लेके 200 तक 3 से विभाजित होने वाली कितनी संख्या मिलेंगी, 66। ये तरीका होता है, बहुत बढ़िया तरीका होता है। जब भी ऐसा सवाल आता है ना, 1 से लेके 200 तक 3 से विभाजित होना है, 500 तक 3 का भाग देना, जिसका भी पूछे 5 से विभाजित होने वाली 5 का भाग दे दो, रिमाइंडर से लेन देन नहीं होता। इसका मतलब 1 से लेके 200 तक 3 से विभाजित होने वाली 66 संख्या है। अब वो कह रहा है कुछ संख्या ऐसी मिलेंगी जो 7 का भाग नहीं जाना चाहिए। 3 का तो भाग जा रहा है, 7 का नहीं जाना चाहिए। 3 और 7 मिलके क्या बनता है, 21। मतलब उन संख्याओं को इनके बीच में से हटा दो जो 21 से विभाजित हो। तो आपको क्या करना है, 1 से लेके 200 तक वो संख्या ढूंढो जो 21 से विभाजित हो। 21 का टेबल 9 बार गया, इनको माइनस कर लो। तो 66 में से 9 माइनस कर लो। 57 ऐसी संख्या होंगी 1 से लेके 200 तक जो 3 से विभाजित होंगी लेकिन 7 से विभाजित नहीं होगी। क्यों, जैसे 3 से विभाजित तो कौन होगा, 21 होगा कि नहीं होगा आगे जाके। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 21 में 7 का भी भाग जा रहा है, वो नहीं होनी चाहिए। तो मतलब 21 का मल्टीपल हटा दो, 21 का मल्टीपल 9 हटा दोगे तो आंसर 57 आएगा। नेक्स्ट सवाल, ये यूनिट डिजिट चाहिए। यूनिट डिजिट का मतलब ये 3 है, ये 6 है, ये 9 है। 3 गुणा 6 गुणा n, और यूनिट डिजिट क्या बनना है, n+2। 3 गुणा 6 कितना आता है, 18। 18 का मतलब क्या आता है, 8। 8 गुणा n+2। ऐसे सवाल के लिए n का मान ढूंढना है तो ऑप्शन से ढूंढना, 1 ढूंढ लेगा, 8 गुणा 1 8, 2 और 1 3 नहीं होगा। 8 रख के देखा, 8 गुणा 8 64, 64 मतलब 4, 8 और 2 10 0। 3 रख के देखेगा 24, 4, 3 और 2 5 नहीं। n बराबर 6 रख के देख, 8 गुणा 6 48, 6 और 2 8, सेटिस्फाई कर गया। n बराबर 6 सेटिस्फाई कर गया, और यही हमसे पूछा था। आंसर क्या आएगा, डी ऑप्शन। आंसर कितना आएगा, डी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, सुरेखा कोई धनराशि उधार लेती है और इसे 5,547 की 2 समान किस्तों में लौटा देती है। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, रेट उसकी 7.5% होती है। अच्छा, सीआई का इंस्टॉलमेंट, पहले नंबर तो आपको 7.5% पता होना चाहिए। अब 7.5% होता है 15%, 3/20, 7.5 होता है 3/40। इसका मतलब है 40 रुपए पहली 40 के कितना देना पड़ेगा, 43 देना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरी किस्त है तो 40 का स्क्वायर 1600 और 43 का स्क्वायर होगा 1849। और प्रत्येक इधर वाला आप सब लोग जान, देखो एक किस्त है तो 40 से 43, 2 किस्त है 40 का स्क्वायर 1600, 43 का स्क्वायर 1849। प्रत्येक किस्त समान होगी, समान होने का मतलब इसमें कितने गुणा करना पड़ेगा, 43 का। अब बताओ 43 का गुणा करने का मतलब है 4 3 12, 4 4 16 17, ये आएगा 1849। मुझे बताइए ये 1600, ये कितना 1849। सुनो, इधर वाले किस्त वाले सवालों में आपको पता होना चाहिए, इधर वाले को कहते हैं इंस्टॉलमेंट। ये होता है आपका कर्ज जो लिया जाता है, जो प्रिंसिपल होता है। आपको किसका मान, 2 समान किस्तें हैं, तो मुझे बताइए प्रत्येक किस्त का मान कितना है, 1849। इसकी वैल्यू कितनी दी है उसने दी है 5547। कितने गुना है बेटा इसका, ये 3 गुना। हमसे पूछा किसकी जा रहा है, कुल ब्याज कितना पे किया, इंटरेस्ट कितना पे किया, इन दोनों को जोड़ दो ना। इन दोनों को जोड़ेंगे 3320 आएगा, और ब्याज इसको दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई, इन दोनों को जोड़ा मैंने, 18 दूनी 36, 98 आएगा। तो कितने रुपए एक्स्ट्रा दे दिए, इनको जोड़ा, इसमें से ऐसे हटा दोगे तो हम कह देंगे 378 रुपए एक्स्ट्रा दिए, और जो एक्स्ट्रा दिए वो ब्याज है। एक का मान कितना, 3 है। आप सॉल्व करेंगे 24, 21 और 2 23, 9, 9 और 2 11, 11 से 34 आएगा। हम कह देंगे जो इंटरेस्ट दिया था हमने, कितना दिया था, 11 से 34, इसका आंसर आएगा। दोबारा सुन लो, सीआई की इंस्टॉलमेंट है, क्या होती है भाई, 7.5 को ब्रेक करेंगे 3/40, 40 से कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा। दूसरी इंस्टॉलमेंट है 40 का स्क्वायर 1600, 43 का स्क्वायर 1849 हो गया। इंस्टॉलमेंट हर साल इक्वल होती है, इक्वल करने का मतलब है इसमें कितने गुणा करना पड़ेगा आपको, 43 का करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हो गया, ये आएगी 1849 आएगी, है ना, ये 1720 है। हम ये कह देंगे कितना कर्ज लिया था इसने, 3320 का। टोटल दिया कितना, 3698। कितना एक्स्ट्रा दे दिया, 378। प्रत्येक इंस्टॉलमेंट 1849 नहीं, कितनी है, 5547। कितने गुना, 3 गुना। तो वो भी कितना होगा बेटा आपका, 3 गुना। इसका आंसर आएगा 1134। ठीक है, ध्यान रखना। अगला सवाल, 5 वर्ष में 10, ये सिंपल इंटरेस्ट, अभी सीआई की इंस्टॉलमेंट पढ़ाई थी, ये एसआई की इंस्टॉलमेंट।
5 वर्षों में 10 वर्ष का साधारण ब्याज 96 रुपए ऋण को कितनी वार्षिक किस्तों में चुका दिया जाता है। अब भाई इंस्टॉलमेंट, अगर एसआई की इंस्टॉलमेंट है तो सबसे बढ़िया फॉर्मूला होता है, देखो ईच इंस्टॉलमेंट के लिए, इसके लिए फॉर्मूला याद रख लो। इंस्टॉलमेंट वाले सवाल तो आपको पता होने चाहिए, पहले सीजीएल मेंस में बहुत आते थे, लेकिन इस बार यूपी पुलिस के भी पेपर में आए, तो ईच इंस्टॉलमेंट के लिए फॉर्मूला याद रख लो, ए गुणा 100, 100t 1 + 2 + 3 t-1 इंटू आर। ए माने कितना कर्ज है भाई, 96 रुपए का ऋण है, इंटू 100, 100t कितना है, टी कितना है भाई 5 है, तो कितना होगा ये 500 होगा। 1 + 2 + 3, अब देखो ये t-1 तक ये कितना है 5 है, तो कहां तक जोड़ोगे आप 1 2 3 4, आर का मान कितना भाई 10 है। मुझे एक बात बताइए आप, क्या भाई 9600 इंटू 100 क्या आएगा भाई, ये 4 3 7 2 9 1 10, 10 में 10 600 आएगा। 600 का मतलब हो गया 16। प्रत्येक किस्त कितनी की बनी, 1600 रुपये। ईच इंस्टॉलमेंट कितनी बनेगी, हम कह देंगे ईच इंस्टॉलमेंट बनेगी बेटा कितनी बन जाएगी, 1600 रुपये बनेगी, ध्यान रखना। इससे पहले मैंने सीआई की इंस्टॉलमेंट पढ़ाई थी, ये वाला सवाल होता है, ये वाला फॉर्मूला आप लगाओगे, ए माने कितना कर्ज है इंटू 100, टी कितना टाइम है 5, 100t कितना होगा 500। यहाँ क्या करते हैं t-1, मतलब जैसे 5 साल है तो आपने 1 2 3 4 का, यहाँ 8 साल होती तो 1 2 3 4 5 6 7 तक लिखते, एक कम करते, इंटू आर। आपने सॉल्व किया तो आंसर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट सवाल, एक गोलाकार बेलन के आधार के व्यास को इतना कम कर दिया जाए, ऊंचाई को दोगुना कर दिया जाए। तो मुझे बताओ, गोला का व्यास या डायमीटर एक ही बात होती है। आपको पता है 33 सही 1/3 कम करने का मतलब है 1/3, इसका मतलब रेडियस उसकी 3 से 2, रेडियस उसकी 3 से 2, ऊंचाई उसकी दोगुनी कर दी जाए 1 से 2, क्योंकि उसे पता है, क्या पता भैया 33 से 1/3 की वैल्यू हो गई आपकी, 33 से 1/3 की वैल्यू हो गई, 33 से 1/3 है ना, ठीक है 33 से 1/3। आपको पता है जो क्या चीज है, बेलन, बेलन का आयतन जो होता है πr² होता है, वॉल्यूम डायरेक्ट समानुपाती r²h के है, या रेडियस बोल दो डायमीटर बोल दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो ये बताओ वॉल्यूम, 9 से क्या हो गया 8 हो गया, आयतन कितना कम हो गया 1, कितने से कम हो गया 9 से, 1/9 की वैल्यू 11 से 1/9% कम हो गया, 11 से 1/9% की गिरावट हो गई, तो ऑप्शन क्या आएगा, बी ऑप्शन आएगा। आंसर कितना आ जाएगा बेटा आपको, बी ऑप्शन। आप इसी तरह के ये सवाल आप करोगे, जब जाके आपको लगेगा कि आपका इस तरह के सवालों में मजा आने लगेगा, है ना। ये सॉल्व आपको करने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, देखो भैया घनाभ है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग कितना है 20 है। विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई जानते हो कैसे निकालते हैं, आपको फॉर्मूला होता है डायगोनल लेंथ ऑफ बैंगुलर, L² B² H², इसकी लंबाई कितनी 12 है। उसने पूछा घनाभ का आयतन, आपको ना थोड़ी सी बातें पता होनी चाहिए। मुझे पता है कि लंबाई LBH इनका मैं अगर स्क्वायर करूंगा, तो मुझे एक बताओ, इनका स्क्वायर करने बैठूं मैं तो क्या होता है, A² B² C² क्या होता है भैया, 2AB 2BC 2CA, यही होता है ना, 2AB 2BC 2CA होता है। ये आपको पता है कि नहीं पता है, अरे A + B + C का होल स्क्वायर क्या होता है, A² B² C² प्लस 2AB 2BC 2CA। LBH की वैल्यू कितनी 20, 20 का स्क्वायर कितना होगा 400, L² B² H² का मान निकालना है तब, तो वो निकालना बड़ा आसान है, दोनों तरफ स्क्वायर कर लो ना, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 144 आएगा, है तो ये कितना आएगा बेटा आपका 144 आएगा। ये इसी को तो कहते हैं क्या, टोटल सरफेस एरिया। इसे इधर से माइनस कर दे, इसे माइनस कर देगा तो कितना आ जाएगा भाई 256, और यही था टोटल सरफेस एरिया की वोड। घनाभ का टोटल सरफेस एरिया कितना आएगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आंसर आएगा, ध्यान रखना 256। सुनो, हाँ भाई देखो यार,
ऐसे कर, ये समझिए ना। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई घनाभ के बारे में आपको इसका डायगोनल का फॉर्मूला होता है L² B² H² रूट में होता है, ठीक है, इसे याद रखना। 39 संख्याओं का एवरेज जीरो, उनसे कैसे कितनी संख्या मैक्सिमम जीरो से अधिक हो सकती है? अरे यार जीरो से अधिक हम ले लेंगे, जीरो से अधिक 38 ले लो, 38 ऐसी संख्या ले लो जो पॉजिटिव हो, जो जीरो से क्या हो, जीरो से क्या हो, ज्यादा हो। और 38 जो भी रिजल्ट आए 1 2 3 4 38 तक ले लो। एक संख्या अकेली ऐसी ले लो जो क्या क्या हो, 38 के योगफल का क्या हो जाए, बराबर हो जाए। अब देखो एवरेज जीरो कब आ सकता है, पहले तो ये बताओ, जब योगफल क्या होगा, जीरो। 39 में से मैक्सिमम कितनी संख्या ऐसी लेंगे जो जीरो से ज्यादा हो? 38 लो, कितने लो, 38। अब 38 लोगे, अब 38 हमने मान लो 1 2 3 4 38 तक ले लिया, और एक संख्या क्या करो, 38 का जो योगफल आया ना उसी के बराबर एक अकेली नेगेटिव संख्या ले लो, तो उनका योगफल क्या हो जाएगा, जीरो। तो हम भाई ऐसे सवालों के लिए जो संख्या दे रखी होती है ना उससे एक कम कर दिया करो हमेशा, 38 संख्या जीरो से ज्यादा ले सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। मिश्र धातु ए में धातु x और y का रेशियो 5:2 है। भाई x और y का रेशियो कितना बेटा, 5:2 है। मिश्र धातु बी में ये a है और b में ये रेशियो कितना था बेटा आपका, 3:4 था। a और b को 4:5 में मिलाया गया, 4/5 का, पहले तो इक्वल करो ना, ये 7 है ये भी 7 है, कुछ करने की जरूरत नहीं, इक्वल तो है ही। इसका मतलब इसमें 4 का गुणा करना पड़ेगा, इसको 5 का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है भैया। तो मिला दो यार, बराबर करने के बाद x और y जब मिला देंगे, 4 का गुणा किया होगा तो 20 और 8 आएगा, 5 का करेंगे तो 15 और 20 आएगा। 20 और 8 आया, 5 का करेंगे 15 और 20 आएगा। कुल मिलाकर के x कितना हो गया, 35 हो गया, y कितना हो गया, 28 हो गया, है ना। तो वो जानना चाह रहा है, क्या जानना चाह रहा है, रेशियो देखना भाई, 7 से 5 रेशियो 4, वो जानना चाह रहा है सी में y का परसेंटेज, y कितना मिला है इसमें, अरे y मिला है 4, टोटल कितना है 5 और 4, 9 में से कितने परसेंट है, 44/4/9% है। तो यही इसने पूछा था, कितने परसेंट होगा, 44/4/9% इसका आंसर आएगा, ठीक है, ध्यान रखना। ठीक, सवालों को कंटिन्यूस करते रहेंगे, सिलेक्शन वाले सवाल है, आपको मजा आएगा इन तरह के सवालों के लिए। जो बच्चा हमारे चैनल में पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, फिर आपको यही सीरीज आपको मिलती रहेगी। थैंक यू बेटा, जय हिंद सभी को लिए।